नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज डन बाय। देखो इंडिया में जो हम इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन के लिए हम 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज करते हैं या 3 फेज 4 वायर सिस्टम का यूज करते हैं या सिंगल फेज सिस्टम का यूज करते हैं या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा इंडिया में जो इलेक्ट्रिक पावर को हम ट्रांसमिशन करते हैं उसके लिए हम 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 3 फेज 3 वायर मीन्स सिर्फ 3 फेज ही रहेगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा। लेकिन जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है जहाँ पर 3 फेज होता है और एक न्यूट्रल रहता है, जिसको कहते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 फेज 4 वायर सिस्टम और ट्रांसमिशन के लिए 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए मैटर ऑफ इकोनॉमी वोल्टेज फॉर पावर ट्रांसमिशन शुड बी। देखो गुड इकोनॉमी के लिए जो हम पावर को ट्रांसमिशन करते हैं उस पावर ट्रांसमिशन की जो वोल्टेज होता है वो लो वोल्टेज होना चाहिए या मीडियम वोल्टेज होना चाहिए या हाई वोल्टेज होना चाहिए या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा गुड इकोनॉमी के लिए जो हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं वो हाई वोल्टेज पावर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हाई वोल्टेज पावर होता है उसमें परसेंटेज ऑफ लॉस कम होता है, इसीलिए हम हाई वोल्टेज पावर को ट्रांसमिशन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज डन बाय। देखो जो हम इलेक्ट्रिक पावर का जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम से करते हैं या 3 फेज 3 वायर सिस्टम से करते हैं या सिंगल फेज सिस्टम से करते हैं या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो इलेक्ट्रिक पावर का जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम 3 फेज 3 वायर सिस्टम से ही करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 3 फेज 4 वायर का सिस्टम 3 फेज 4 वायर सिस्टम का यूज करते हैं, लेकिन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बाय केबल इज जनरली एडोप्टेड फॉर लाइन लेंथ। देखो जो हम पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं केबल में, पावर की जो केबल में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मैक्सिमम केबल का लेंथ मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 10 किलोमीटर से कम होना चाहिए केबल का लेंथ, या 100 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, या 50 किलोमीटर से कम होना चाहिए, या 200 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा जब हम पावर को केबल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो केबल का जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो मैक्सिमम 10 किलोमीटर से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीध आर यूज इन केबल टू। देखो केबल में जो हम सीध का यूज करते हैं उसको हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है, या मॉइस्चर को प्रिवेंट करना होता है, या मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना होता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा केबल में जो हम सीध का यूज करते हैं उसका काम होता है प्रिवेंट द मॉइस्चर की प्रिवेंट के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और ये जो सीध है ये बेसिकली लीड का ही शीट होता है, लीड मटेरियल का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेस्टिक लोड दैट हैज यूनिटी पावर फैक्टर। देखो इनमें से कौन सा लोड का पावर फैक्टर यूनिटी मीन्स 1 होता है? फैन का पावर फैक्टर 1 होता है, या मिक्सचर का पावर फैक्टर 1 होता है, या ट्यूब का पावर फैक्टर 1 होता है, या फिलामेंट लैंप का पावर फैक्टर 1 होता है? तो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर आई भी है फिलामेंट लैंप, उसका पावर फैक्टर 1 होता है, क्योंकि जो फिलामेंट लैंप है वो एक रेजिस्टिव लोड है। हम सब जानते हैं रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर 1 होता है, और कैपेसिटिव लोड का पावर फैक्टर लीडिंग होता है, और इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर लैगिंग होता है। तो जो इलेक्ट्रिक लैंप है ये रेजिस्टिव लोड है, इसीलिए इसका पावर फैक्टर क्या है? यूनिटी पावर फैक्टर। ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज पर टर्न ऑफ प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज डैश द वोल्टेज पर टर्न ऑफ द सेकेंडरी। देखो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग भी होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में
जो टर्न होता है एवरी टर्न में जो जितना वोल्टेज होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग का एवरी टर्न में जो वोल्टेज होता है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। देखो प्राइमरी वाइंडिंग का पर टर्न का वोल्टेज ज़्यादा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग का पर टर्न से, या प्राइमरी वाइंडिंग का पर टर्न वोल्टेज कम होता है सेकेंडरी वाइंडिंग से, या प्राइमरी वाइंडिंग का पर टर्न वोल्टेज सेम होता है सेकेंडरी वाइंडिंग से, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा चाहे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, जो पर टर्न वोल्टेज होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग में भी जितना होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में भी उतना ही होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आई द वोल्टेज पर टर्न ऑफ द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज सेम द वोल्टेज पर टर्न ऑफ द सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर थर्ड आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर विद ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न विल बी। देखो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की चाहे वो प्राइमरी वाइंडिंग हो सेकेंडरी वाइंडिंग हो, जिस वाइंडिंग में ज़्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगा या लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा, या आइदर हाई या और लो वोल्टेज होगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेगा वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगा। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो हमारा मान लो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप में क्या होता है, प्राइमरी में जितना वोल्टेज हम देते हैं सेकेंडरी में उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में जितना टर्न होता है उससे ज़्यादा टर्न होता है सेकेंडरी में, इसीलिए सेकेंडरी में ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। तो इसीलिए जिस वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न होगा उसका वोल्टेज भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रांसफार्मर डज नॉट पोजेसेस डैश द चेंजिंग प्रॉपर्टी। देखो जो ट्रांसफार्मर होता है वो इनमें से किसको चेंज नहीं करता है, इम्पीडेंस को चेंज नहीं करता है, या वोल्टेज को चेंज नहीं करता है, या करंट को चेंज नहीं करता है, या पावर को चेंज नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसफार्मर होता है वो पावर को चेंज नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आई बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। अगर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट का वैल्यू डिक्रीज होता है, और अगर करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो वोल्टेज का वैल्यू डिक्रीज होता है, इसलिए पावर कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर आई बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ थ्री फेज बैलेंस डीसी सिस्टम द वोल्टेज बिटवीन द आउटर कंडक्टर एंड न्यूट्रल इज वी, द वोल्टेज बिटवीन द आउटर क्या होगा। देखो मान लो ये थ्री वायर डीसी सिस्टम है, ये एक आउटर है और ये और एक आउटर है। तो क्वेश्चन में है एक आउटर और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज है वो सिंगल वी वोल्ट है। तो दोनों ये आउटर ये दोनों आउटर के बीच में वोल्टेज क्या होगा, सिंपल वी वोल्ट होगा, या 3 वोल्ट होगा, या V/2 वोल्ट होगा, या 2V वोल्ट होगा। तो इसका आंसर होगा अगर किसी एक आउटर और न्यूट्रल के बीच में V वोल्ट होता है तो दो आउटर के बीच में वोल्टेज क्या होगा, 2V होगा। ऑप्शन नंबर आई वी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ए रोप गाइड द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज इज डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। देखो जो एक मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए जो ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है वो 2 किलोवोल्ट पर किलोमीटर होना चाहिए, या 1.6 किलोवोल्ट पर किलोमीटर होना चाहिए, या 3.2 किलोवोल्ट पर किलोमीटर होना चाहिए, या 3 किलोवोल्ट पर किलोमीटर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इकोनॉमिकल वोल्टेज होता है लेंथ के मुताबिक वो होता है 1.6 किलोवोल्ट पर किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मीन्स एवरी किलोमीटर वोल्टेज कितना होना चाहिए, 1.6 किलोवोल्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम द नंबर ऑफ वोल्टेज वी गेट। देखो जो हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है मीन्स 3 फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, ये फेज है ये फेज है ये फेज है ये न्यूट्रल है। तो इस कंडीशन में हमें कितना द नंबर ऑफ वोल्टेज हमें कितना वोल्टेज मिलता है। तो देखो एक वोल्टेज होता है जिसको कहते हैं लाइन वोल्टेज, जो फेज बीच में जो 2 फेज वायर के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम कहते हैं लाइन वोल्टेज, और जो फेज और न्यूट्रल के बीच में जो होता है उसको कहते हैं फेज वोल्टेज। तो जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है उसमें हमें 2 टाइप ऑफ वोल्टेज मिलता है, एक होता है फेज वोल्टेज, दूसरा होता है लाइन वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 2 टाइप ऑफ वोल्टेज 2 नंबर ऑफ वोल्टेज हमें मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डीसी जनरेटर द रिलेशन एमंग मैकेनिकल एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। देखो जो डीसी जनरेटर होता है उसमें
मैकेनिकल एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन क्या है? ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, या ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, या ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी डिवाइड बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो डीसी जनरेटर होता है उसमें ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और यह भी याद रखना, जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है उसका वैल्यू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मेचर कॉपर लॉस इन ए डीसी जनरेटर इज ए। देखो जो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है वो एक कांस्टेंट लॉस है, या वेरिएबल लॉस है, या स्ट्रे लॉस है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है, मीन्स आर्मेचर में जो कॉपर लॉस होता है वो हमारा एक वेरिएबल लॉस होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस होता है और जो आयरन लॉस होता है वो कांस्टेंट लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी जनरेटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग। देखो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसको इंक्रीज कब, ये जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ये कब इंक्रीज होता है? जब फील्ड करंट ज़्यादा होता है, या जब आर्मेचर करंट ज़्यादा होता है, या डाटा इनसफिशिएंट, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब आर्मेचर करंट का वैल्यू जब ज़्यादा होगा तब आर्मेचर रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्टेंस अपोजेस डैश इन करंट ऑफ ए सर्किट। देखो जो इंडक्टेंस होता है वो सर्किट में रेजिस्टेंस को अपोज करता है, या करंट को ज़्यादा इंक्रीज होने से अपोज करता है, या करंट को कम होने डिक्रीज होने से अपोज करता है, या करंट को चेंज होने से अपोज करता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो इंडक्टेंस होता है उसका काम होता है करंट को चेंज होने से अपोज करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडक्टेंस अपोजेस करंट टू चेंज। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और जो कैपेसिटेंस होता है वो अपोज करता है वोल्टेज को चेंज होने से। तो इंडक्टेंस का काम क्या है ना, अपोज करता है करंट को चेंज होने से। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ टर्न ऑफ ए कॉयल इज इंक्रीज द इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा? देखो जो कॉयल होता है उसमें अगर जो टर्न था, टर्न का नंबर अगर ज़्यादा होगा, किसी भी कॉयल में टर्न का नंबर अगर ज़्यादा होगा तो इंडक्टेंस का वैल्यू जितना था उतना ही रहेगा, या इंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा, या इंडक्टेंस का वैल्यू कम होगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब किसी कॉयल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है तब इंडक्टेंस का वैल्यू भी ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंडक्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर डिवाइड बाय रिलक्टेंस। तो ये जो नंबर ऑफ टर्न और इंडक्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा तो इंडक्टेंस का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट मैग्नीफाई। देखो जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है वो इनमें से किसको मैग्नीफाई करता है? करंट को मैग्नीफाई करता है, या वोल्टेज को मैग्नीफाई करता है, या वोल्टेज करंट दोनों को मैग्नीफाई करता है, नॉन ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है वो करंट को मैग्नीफाई करता है। ऑप्शन नंबर 1 आई इज द करेक्ट आंसर। और अगर सीरीज रेजोनेंट सर्किट होता तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट वोल्टेज को मैग्नीफाई करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 पैरेलल रेजोनेंट सर्किट करंट को मैग्नीफाई करता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पैरेलल एसी सर्किट देन सर्किट इज डैश। देखो जब एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में जो सर्किट होता है वो एक रेजिस्टिव सर्किट होता है, या कैपेसिटिव सर्किट होता है, या इंडक्टिव सर्किट होता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब किसी पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है उस सर्किट को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द क्यू फैक्टर ऑफ ए कॉयल इज गिवन बाय। देखो कोयल का क्यू फैक्टर का फॉर्मूला R/XL है, या I/XL है, या 1/R है, या XL/R है। तो इसका आंसर होगा जो क्यू फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या है? XL/R।
सॉरी आर बाई एक्स, ऑप्शन नंबर आई भी एक्सएल बाई आर होगा उसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव एंड अपरेंट पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द करेंट पावर फैक्टर क्या होगा। देखो एक एसी सर्किट है जिसमें एक्टिव पावर और अपरेंट पावर दोनों का वैल्यू बराबर है। मीन्स एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू कॉस थीटा, और जो अपरेंट पावर है उसका फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इंटू करेंट होता है, दोनों इक्वल है। तो इस कंडीशन में इस सर्किट का पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा। देखो अगर वोल्टेज इंटू करेंट इंटू कॉस थीटा इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है तो इस साइड का वोल्टेज इंटू करंट, इस साइड का वोल्टेज इंटू करंट कैंसिल होगा, बाकी रहेगा कौन, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू कब 1 होता है ना, जब इसका एंगल 0 डिग्री, पावर फैक्टर जब 0 डिग्री होता है। तो इसीलिए तो ऑप्शन नंबर देखो पावर फैक्टर कितना होगा, और पावर फैक्टर 1 होगा, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर इक्वल टू 1 होता है। ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वाट मीटर इंडिकेट डैश पावर। देखो जो वाट मीटर होता है वो एक्टिव पावर को इंडिकेट करता है या रिएक्टिव पावर को इंडिकेट करता है या अपरेंट पावर को इंडिकेट करता है, नॉन ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो वाट मीटर होता है वो एक्टिव पावर को ही इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लैगिंग रिएक्टिव पावर ऑफ ए एसी सर्किट इंक्रीज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज क्या होगा। देखो जब किसी सर्किट में जो लैगिंग रिएक्टिव पावर होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है तब उस सर्किट का पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या जितना था उतना ही रहेगा या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब लैगिंग रिएक्टिव पावर का वैल्यू ज़्यादा होता है मीन्स उसका पावर फैक्टर कम होगा। अगर लीडिंग पावर का वैल्यू ज़्यादा होता तो इंक्रीज पावर फैक्टर इंक्रीज होता, लेकिन ये लैगिंग रिएक्टिव पावर है इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो पावर फैक्टर का वैल्यू कम होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्टिव पावर ऑफ ए एसी सर्किट इज। देखो एसी सर्किट का जो रिएक्टिव पावर होता है उसको हम वाटमीटर में मेजर करते हैं, ये रॉन्ग है। यूजफुल पावर है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारा एक्टिव पावर है वही यूजफुल पावर है। कंज्यूम इन सर्किट, ये भी रॉन्ग है। तो आंसर होगा आई भी, जो लियाबिलिटी ऑन द सर्किट। ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। रिएक्टिव पावर इन एसी सर्किट इज लियाबिलिटी ऑन द सर्किट, क्योंकि जो वाटमीटर में मेजर करते हैं वो भी एक्टिव पावर होता है, यूजफुल पावर भी एक्टिव पावर होता है और कंज्यूम भी एक्टिव पावर होता है। तो रिएक्टिव पावर क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड फैक्टर इज जनरली। देखो जो डिमांड फैक्टर होता है उसका वैल्यू 1 से कम होता है या 1 से ज़्यादा होता है या 1 के बराबर होता है या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो डिमांड फैक्टर होता है उसका वैल्यू लेस देन 1 ही हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। जो डिमांड फैक्टर है उसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड। याद रखना डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड, और इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द लोड फैक्टर इज जनरली। देखो जो लोड फैक्टर होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है या हमेशा 1 से कम होता है या एक इक्वल टू 1 होता है या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो लोड फैक्टर होता है ये भी हमेशा 1 से ही कम होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और लोड फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड, ये भी याद रखना। मैक्सिमम डिमांड, लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड, और लोड फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज। देखो जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है उसका वैल्यू 1 के साथ बराबर होता है या हमेशा 1 से कम होता है या 1 से ज़्यादा होता है या नॉन ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक साइज ऑफ ए कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय। देखो जो कंडक्टर होता है उसका जो किसी भी कंडक्टर का जो साइज होता है हम कौन सा रूल के मुताबिक, कौन सा लॉ के मुताबिक डिटरमाइन करेंगे, ओम्स लॉ के मुताबिक या केल्विन्स लॉ के मुताबिक या किर्चॉफ्स लॉ के मुताबिक या नॉन ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी
किसी भी कंडक्टर का इकोनॉमिक साइज हम डिटरमाइन करने के लिए हम केल्विन्स लॉ का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आई द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रिलेशन बिटवीन एनुअल कॉस्ट सी ऑफ एनर्जी वेस्ट ऑफ इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर। देखो इधर रिलेशन है कॉस्ट एनुअली एक साल में कितना एनर्जी वेस्ट होता है, जिसको हम सी में, ये क्वेश्चन में सी है एनर्जी वेस्ट, हर साल जितना एनर्जी वेस्ट होता है वो है सी, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उस कंडक्टर का वो है ए। ये दोनों के बीच में जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो कॉस्ट भी, जो एनर्जी लॉस होगा उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, या एरिया का स्क्वायर के साथ कॉस्ट का एनर्जी वेस्ट का कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेस्ट एनर्जी का कॉस्ट दोनों डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, या एनर्जी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर और एनर्जी वेस्ट का कॉस्ट दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसका आंसर होगा, अगर एनर्जी वेस्ट जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एनर्जी वेस्ट का जो कॉस्ट होता है दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स किसी भी कंडक्टर का मोटाई ज़्यादा होगा तो जो एनर्जी वेस्ट होता है वो कम होगा, और अगर ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो एनर्जी वेस्ट भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट बाय। देखो इंडिया में जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम में होता है, उस सिस्टम का वोल्टेज कितना होता है, 400 वोल्ट बाई 230 वोल्ट, या 600 वोल्ट बाई 300 वोल्ट, या 700 वोल्ट बाई 350 वोल्ट, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा, जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका वोल्टेज होता है 400 बाई 230 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जो 400 होता है वो लाइन वोल्टेज मीन्स 2 फेज के बीच में जो वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज होता है, वो होता है 400 वोल्ट। और किसी भी एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है, जिसको हम फेज वोल्टेज कहते हैं, वो होता है 230 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट बाय। देखो ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, डायनामो करता है, या ट्रांसफार्मर करता है, या रेक्टिफायर करता है, या मोटर करता है। तो इसका आंसर होगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कैपेसिटर होता है वो इनमें से किसके लिए परफेक्ट इंसुलेटर जैसा काम करता है, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, या डीसी डायरेक्ट करंट के लिए, या डायरेक्ट करंट एज वेल एज एसी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कैपेसिटर होता है वो डीसी डायरेक्ट करंट के लिए परफेक्ट इंसुलेटर जैसा काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफार्मर दैट शुड नेवर हैव द सेकेंडरी ओपन सर्किटेड व्हेन द प्राइमरी इज एनर्जाइज्ड। इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग को हम नेवर कभी भी ओपन सर्किट नहीं करेंगे जब उसका प्राइमरी को हम एनर्जाइज करेंगे। पावर ट्रांसफार्मर का, या वोल्टेज ट्रांसफार्मर का, या ऑटो ट्रांसफार्मर का, या करंट ट्रांसफार्मर का। तो इसका आंसर होगा सिटी। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग को हम कभी भी ओपन सर्किट नहीं कर सकते जब उसका प्राइमरी वाइंडिंग को एनर्जाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर राइज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइज होता है, वो अपरेंट पावर की वजह से होता है, या रिएक्टिव पावर से होता है, या लीकेज रिएक्टेंस से होता है, या नॉन ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है या राइज होता है वो होता है हमारा अपरेंट पावर से। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। अपरेंट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, और जो रिएक्टिव पावर होता है वो वोल्टेज इंटू करंट इंटू साइन थीटा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर, अपरेंट पावर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर डैश कपल्ड। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों आपस में मैग्नेटिकली कपल होते हैं।
प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मैग्नेटिकली कपल होते हैं, या प्राइमरी सेकेंडरी दोनों इलेक्ट्रिकली कपल होते हैं, या दोनों मैग्नेटिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली कपलिंग होते हैं। तो इसका आंसर होगा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों मैग्नेटिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली कपलिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक ही वाइंडिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डैश जनरेटर वेरी वाइडली विथ चेंज इन लोड करंट। देखो इनमें से कौन सा जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है लोड के साथ बहुत ज़्यादा चेंज होता है, सीरीज जनरेटर का या शॉर्ट जनरेटर का या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो सीरीज जनरेटर होता है ऑप्शन नंबर 1, जो सीरीज जनरेटर होता है उसका टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट के साथ बहुत ज़्यादा वेरी होता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज टू। देखो जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसका इफेक्ट क्या है, वो टोटल फ्लक्स को कम करता है या टोटल फ्लक्स को इंक्रीज ज़्यादा करता है, या मेक द एयर गैप फ्लक्स यूनिफॉर्म, या जो एयर गैप में जो फ्लक्स है उसको यूनिफॉर्म करता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसका इफेक्ट होता है टोटल फ्लक्स को कम करता है, डिक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन डैश पोल टिप। देखो एक डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो पोल टिप जो वीक करता है, फ्लक्स को वीक करता है ट्रेलिंग पोल टिप में, या फ्लक्स को वीक करता है लीडिंग पोल टिप में, या फ्लक्स को स्ट्रेंथ करता है लीडिंग पोल टिप में, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो वीक करता है फ्लक्स को कहाँ पर ना, जो लीडिंग पोल टिप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लीडिंग पोल टिप है वहाँ पर फ्लक्स को वीक करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज। देखो जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसका वोल्टेज कितना होता है, 400 वोल्ट या 33 केवी या 230 वोल्ट या 11 केवी। तो इसका आंसर होगा जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसका वोल्टेज कितना होता है, 11 केवी। ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो होता है 230 वोल्ट, ये फेज वोल्टेज होता है, लेकिन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का 11 केवी होता है। ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज फॉर डोमेस्टिक लोड। देखो जो हम घर में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज करते हैं, 3 फेज 3 वायर सिस्टम को, या सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम को, या 3 फेज 4 वायर सिस्टम को, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डोमेस्टिकली हमारे घर के अंदर हम कौन सा टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करते हैं ना, जो सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम होता है उसको हम डोमेस्टिकली यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि घर में जो लोड होता है चाहे वो इलेक्ट्रिक बॉल हो उसमें एक फेज होता है एक न्यूट्रल होता है, तो इसीलिए सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम का यूज किया जाता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज फॉर बैलेंस लोड। बैलेंस लोड के लिए हम कौन सा टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करते हैं, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम को, या 3 फेज 4 वायर सिस्टम को, या 3 फेज 3 वायर सिस्टम को, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बैलेंस लोड के लिए हम 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली फॉर बैलेंस लोड। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर इंक्रीजेस कोरोना इफेक्ट क्या होगा। देखो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस है, जो स्पेसिंग है वो अगर ज़्यादा होगा, मीन्स ये दोनों बीच में जो डिस्टेंस था स्पेसिंग था वो इंक्रीज होता है, उस कंडीशन में जो कोरोना इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, या जितना था उतना ही रहेगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब 2 वायर के बीच में डिस्टेंस या स्पेसिंग ज़्यादा होता है तो कोरोना इफेक्ट कम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट व्हिच कोरोना ऑकर्स इज कॉल्ड। देखो
मिनिमम सबसे कम कौन सा फेज न्यूट्रल वोल्टेज है, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज कितना होने से ये जो कोरोना इफेक्ट इस सिस्टम में कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहते हैं, या विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज कहते हैं, या फ्लैश ओवर वोल्टेज कहते हैं, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज होता है जिससे हमारा कोरोना इफेक्ट ऑकर होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होने के बाद ही कोरोना प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये स्ट्रैंडेड कंडक्टर हैज, देखो जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है उसमें लेस कोरोना इफेक्ट कम होता है सॉलिड कंडक्टर से, या सॉलिड कंडक्टर से ज़्यादा कोरोना इफेक्ट होता है, या सॉलिड कंडक्टर के साथ बराबर कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है ना, कोरोना इफेक्ट ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 2 है सॉलिड कंडक्टर से, क्योंकि अगर सरफेस इरेगुलर सरफेस रहेगा तो कोरोना इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, और जो हमारा स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है उसका सरफेस क्या होता है, इरेगुलर होता है, लेकिन जो सॉलिड कंडक्टर होता है उसका सरफेस रेगुलर होता है। इसीलिए स्ट्रैंडेड कंडक्टर में कोरोना इफेक्ट मोर देन द सॉलिड कंडक्टर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज ए मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन। एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन में मॉडरेटर के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है, ग्राफाइट का, बोरॉन का, कैल्शियम का, या प्लूटोनियम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन का जो मॉडरेटर होता है वो हमारा ग्राफाइट मटेरियल का होता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर यूटिलाइज द प्रोसेस ऑफ, देखो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो कौन सा प्रोसेस का यूटिलाइज करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को, या न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को, या फिजन दोनों को, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस का यूज किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है ये क्या होता है, एक न्यूट्रॉन से कन्वर्ट होकर 2 न्यूट्रॉन में प्रोड्यूस होगा और उसके साथ कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और ये जो 2 प्रोड्यूस हो गया उसके बाद ये यहाँ से 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा, यहाँ से और 2 प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर भी कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर भी कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और इसका जो रॉ मटेरियल है न्यूक्लियर पावर स्टेशन का वो होता है यूरेनियम 235, ये भी याद रखना। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट पॉइंट ऑन डेली लोड कर्व रिप्रेजेंट। देखो जो डेली लोड कर्व होता है उसमें जब हाईएस्ट पॉइंट होता है वो एवरेज लोड होता है, वो मैक्सिमम डिमांड होता है, या लोड फैक्टर होता है, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डेली लोड कर्व में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो होता है मैक्सिमम डिमांड। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो डेली लोड कर्व होता है वो टाइम के मुताबिक होता है। मान लो ये 6 o'clock, ये 7 o'clock, ये 8 o'clock, ये 9 o'clock, और ये उसका वेव फॉर्म है। जो ये होता है हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर यही है। तो इस हाईएस्ट पॉइंट के टाइम जो कौन सा टाइम में हुआ है ये होता है हमारा मैक्सिमम डिमांड, क्योंकि 8 बजे ये मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम लोड का एनर्जी कंजप्शन किया गया है, इसीलिए जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो मैक्सिमम डिमांड का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड और एवरेज लोड, ये तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड, या लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड इंटू मैक्सिमम डिमांड, या लोड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड बाय एवरेज लोड, या लोड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोड फैक्टर होता है इक्वल टू लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईडी करंट लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो किसी भी ट्रांसफार्मर में जो ईडी करंट लॉस होता है वो
जो लैमिनेशन का थिकनेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, या लैमिनेशन ऑफ थिकनेस के साथ लैमिनेशन ऑफ थिकनेस की स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, या सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, या फ्लक्स डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की जो ईडी करंट लॉस होता है वो लैमिनेशन का जो थिकनेस होता है उसका स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रांसफार्मर है फुल लोड कॉपर लॉस 400 वाट। देखो याद रखो, एक ट्रांसफार्मर है, उसका फुल लोड कॉपर लॉस कितना है 400 वाट। उसका कॉपर लॉस हाफ फुल लोड में कितना होगा। अगर फुल लोड में 400 वाट होता है तो हाफ फुल लोड में क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है हाफ मीन्स हाफ फुल लोड, तो हाफ का स्क्वायर होगा इनटू फुल लोड जो होता है कितना है 400 होता है, यही होता है उसका फॉर्मूला। तो 1/2 का स्क्वायर कितना है 1/4 होगा, इंटू 400 होता है। तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 100 आता है। तो ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। ये भी फॉर्मूला याद रखो, जब यह हाफ होगा फुल लोड का हाफ होगा तो हाफ का स्क्वायर होगा, और जब फुल लोड का 3/4 होगा तो 3/4 का स्क्वायर होगा। ऐसा ही ये फॉर्मूला है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रांसफार्मर हैज 200 वाट आयरन लॉस एट फुल लोड, द आयरन लॉस एट हाफ फुल लोड। देखो इसका ऊपर में जो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो कॉपर लॉस का था, क्योंकि कॉपर लॉस एक वेरिएबल लॉस है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आयरन लॉस है। आयरन लॉस क्या है, आयरन लॉस एक कांस्टेंट लॉस है। तो इस कंडीशन में चाहे ये फुल लोड हो या हाफ लोड हो तो इसमें आयरन लॉस कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसका जो आयरन लॉस होता है उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो हाफ फुल लोड में भी वही 200 वाट ही होगा। ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रांसफार्मर विल हैव जीरो एफिशिएंसी। देखो एक ट्रांसफार्मर फुल लोड कंडीशन में एफिशिएंसी जीरो होता है, या ट्रांसफार्मर की नो लोड कंडीशन में एफिशिएंसी जीरो होता है, या हाफ फुल लोड कंडीशन में एफिशिएंसी जीरो होता है, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जब नो लोड कंडीशन होता है उस कंडीशन में उसका एफिशिएंसी जीरो होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डीसी इन इंडिया। देखो इंडिया में जो डीसी सप्लाई होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है, या 30 हर्ट्ज होता है, या 60 हर्ट्ज होता है, या 0 हर्ट्ज होता है। तो इसका आंसर होगा चाहे इंडिया हो अमेरिका हो कहीं पे भी हो, अगर डीसी होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज ही होगा। ऑप्शन नंबर आई बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर एसी होता तो इंडिया में 50 हर्ट्ज, अमेरिका में 60 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आई बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 50 हर्ट्ज इज 5 ओम। देखो जब फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, उस टाइम रिएक्टेंस कितना होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 5 ओम। देन देखो इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 100 हर्ट्ज, ये 50 हर्ट्ज था, ये इंक्रीज होकर कितना हो गया 100 हर्ट्ज हो गया, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा। पहले देखो रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। देखो रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू क्या है 1/2 पाई FC। तो इस कंडीशन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जितना कैपेसिटिव रिएक्टेंस जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा। तो देखो इस 50 हर्ट्ज था पहले फ्रीक्वेंसी, उसका डबल हो गया 100। तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ होगा, तो इसीलिए 5 ओम था, आंसर होगा 2.5 ओम। 5 का हाफ कितना है, 5 का हाफ कितना है 2.5 ओम। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये चॉक कोयल इज ए कोयल हैविंग। देखो जो चॉक कोयल होता है उसमें उसका लो इंडक्टेंस हाई रेजिस्टेंस होता है, या लो इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस होता है, या हाई इंडक्टेंस नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, या हाई इंडक्टेंस हाई रेजिस्टेंस होता है। तो इसका आंसर होगा जो चॉक कोयल होता है उसका इंडक्टेंस तो ज़्यादा ही होता है लेकिन उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन RLC सीरीज सर्किट AC सर्किट करंट। देखो एक RLC सीरीज सर्किट में जो करंट होता है वो हमेशा वोल्टेज के साथ
इन फेज में रहता है, या हमेशा वोल्टेज से लैग करता है, या हमेशा वोल्टेज से लीडिंग करता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो आरएलसी सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट नॉन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आई भी, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि हमेशा नहीं होता है। अगर लीडिंग सर्किट होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा तो लैगिंग होगा, अगर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो लीडिंग होगा, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। तो नॉन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एसी सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय, देखो इधर वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है, वी आर एम एस इज इक्वल टू ये मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्स इंटू साइन 100t वोल्ट। तो ये है मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज का, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखो तो इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, देखो पावर इक्वल टू कितना है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो वोल्टेज इधर आरएमएस वैल्यू है, तो वोल्टेज इंटू करंट बाई 2 होगा इसका फॉर्मूला। वोल्टेज कितना है 100, करंट कितना है 100 मिली एम्पियर, तो 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2 होगा। इसको कैलकुलेशन करने से हमें ऑप्शन नंबर आई 2 पॉइंट आंसर, ऑप्शन नंबर आई भी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आई भी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी ट्रांसमिशन लाइन स्किन इफेक्ट इज, देखो जो डीसी ट्रांसमिशन होता है उसमें स्किन इफेक्ट का वैल्यू कितना होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है या जीरो होता है, डिपेंड ऑन द वोल्टेज। तो इसका आंसर होगा डीसी ट्रांसमिशन लाइन में जो स्किन इफेक्ट होता है उसका वैल्यू क्या होगा ना, उसका वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो स्किन इफेक्ट क्या होता है, मान लो ये हमारा एक कंडक्टर है, स्किन इफेक्ट एसी में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वहाँ पर स्किन इफेक्ट होता है, क्योंकि जो एसी करंट होता है वो सरफेस के पास ज़्यादा रहता है लेकिन सेंटर में कम रहता है, नेग्लिजिबल रहता है, इसको कहते हैं स्किन इफेक्ट। ये एसी में ही होता है। लेकिन जो डीसी होता है उसमें क्या होता है ना, फुल एरिया में चाहे सरफेस हो या सेंटर हो, सभी एरिया में क्या होता है ना करंट रहता है, इसीलिए जो स्किन इफेक्ट होता है वो जीरो होता है हमारा डीसी में, लेकिन एसी में स्किन इफेक्ट होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज डन टू, देखो एक ट्रांसमिशन लाइन में हम ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लाइन लॉस कम करना होता है, या हमें वोल्टेज ड्रॉप को बैलेंस करना होता है, या स्किन इफेक्ट को कम करना होता है, या कोरोना इफेक्ट को कम करना होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन में हम ट्रांसपोजिशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको बैलेंस करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये ट्रांसपोजिशन क्या होता है, मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का 3 इलेक्ट्रिक पोल है, ये 3 फेज वायर है, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, ये होता है ट्रांसपोजिशन। इसको हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पहला का कॉज होता है रेडियो इंटरफेरेंस को भी कम करना होता है और वोल्टेज ड्रॉप को भी बैलेंस करना होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ अर्थ वायर इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन, देखो जो ओवरहेड लाइन होता है वहाँ पर सबसे मान लो ये 3 फेज ओवरहेड लाइन है, तो उसका सबसे ऊपर में जो सिंगल वायर होता है वो होता है हमारा अर्थ वायर। तो ये जो अर्थ वायर होता है इससे कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है या कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होता है, या इंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है या इंडक्टेंस का वैल्यू कम होता है। तो इसका आंसर होगा ये जो हमारा अर्थ वायर होता है इससे क्या होता है ना, हमारा कैपेसिटेंस करंट का कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीसी जनरेटर मेन फंक्शन ऑफ कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, देखो डीसी जनरेटर में जो कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग होता है उसका मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन तो उसका आर्मेचर रिएक्शन को कम करना है, लेकिन ऑप्शन में क्या क्या है, देखो ऑप्शन में है कम्यूटेशन को असिस्ट करना, या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करना, या डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट को कम करना, या रिएक्टेंस वोल्टेज को एलिमिनेट करना। तो इसका आंसर होगा डीसी जनरेटर में जो हम कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं उसका काम है रिड्यूसिंग डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी जनरेटर मीन इट्स, देखो जो डीसी जनरेटर होता है उसका एफिशिएंसी मीन्स उसका इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी होता है, या उसका एफिशिएंसी मीन्स ओवरऑल एफिशिएंसी होता है, या मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा एक डीसी जनरेटर का एफिशिएंसी मीन्स उसका ओवरऑल एफिशिएंसी होता है।
ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन इट वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू। देखो एक डीसी जनरेटर में जो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है वो मैक्सिमम कब होता है, जब वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस होता है, या जब वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू स्ट्रे लॉस होता है, या जब वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस होता है, या वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू मैकेनिकल लॉस होता है। तो इसका आंसर होगा एक डीसी जनरेटर में ओवरऑल एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, मीन्स उसका वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन हैविंग 10 पोल। एक डीसी मशीन है जिसका पोल कितना है 10 पोल, मीन्स 5 नॉर्थ पोल 5 साउथ पोल, इज रोटेटिंग एट ए स्पीड 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में 5 रिवोल्यूशन रोटेट कर रहा है। द नंबर ऑफ हिस्टेरिस लूप फॉर्म बाय सेकंड, एक सेकंड में कितना होगा। देखो एक राउंड, अगर एक राउंड घूम रहा है तो देखो एक पोल कितना है 10 पोल है, तो 5 नॉर्थ पोल है 5 साउथ पोल है, तो 1 नॉर्थ पोल 1 साउथ पोल क्रॉस करने से एक क्या होगा ना, एक लूप फॉर्म होता है। तो इधर 5 पेयर है तो 5 लूप फॉर्म होगा। उसके बाद देखो कितना रिवोल्यूशन करता है 10 रिवोल्यूशन करता है, तो 5 × 10 इज इक्वल टू क्या होगा 50 होता है। ऑप्शन नंबर आई बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेट परसेंटेज ऑफ द हीट लॉस इन ए डीसी मशीन इज ड्यू टू। एक डीसी मशीन में ईडी करंट लॉस से सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है, या हिस्टेरिस लॉस से सबसे ज़्यादा लॉस होता है, या कॉपर लॉस से सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है, या फ्रिक्शन लॉस से सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है। तो इसका आंसर होगा एक डीसी मशीन में जो हमारा कॉपर लॉस होता है उससे सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइज ऑफ ए डीसी जनरेटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। देखो एक डीसी जनरेटर का हम अगर साइज को कम करना चाहेंगे तो उसको लैप वाइंडिंग करने से उसका साइज कम होगा, या हाई रेजिस्टेंस वाइंडिंग मटेरियल यूज करने से उसका साइज कम होगा, या आयरन कम्यूटेटर यूज करने से उसका साइज कम होगा, या मैग्नेटिक मटेरियल हाई परमेबिलिटी यूज करने से उसका साइज कम होगा। तो इसका आंसर होगा जब हम जो मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं डीसी जनरेटर में, उसको अगर हाई परमेबिलिटी वाला मटेरियल यूज करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे, तो हम उस डीसी जनरेटर का साइज कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आई बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ पावर लॉस इन अ डीसी मोटर इज ड्यू टू। ये क्वेश्चन अभी गया क्योंकि कॉपर लॉस से सबसे ज़्यादा पावर लॉस होता है एक डीसी मोटर में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोटर टेक ए लार्ज करंट स्टार्टिंग बिकॉज। देखो जब हम एक मोटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के टाइम एक मोटर सबसे ज़्यादा लार्ज करंट क्यों टेक करता है, क्यों लेता है? क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम आर्मेचर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, या स्टार्टिंग के टाइम बैक ईएमएफ कम लो रहता है, या स्टार्टिंग के टाइम शॉर्ट फील्ड वीक प्रोड्यूस करता है वीक फील्ड, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब एक मोटर को हम स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग के टाइम उसका जो बैक ईएमएफ होता है वो लो रहता है, इसीलिए हाई करंट ड्रॉ टेक कर लेता है स्टार्टिंग के टाइम डीसी एक मोटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, बैक ईएमएफ इज लो। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव स्पार्किंग एट ए ब्रश में बी कॉज ड्यू टू। देखो ब्रश में एक्सेसिव स्पार्किंग किस लिए होता है? क्योंकि डार्ट ऑन कम्यूटेटर होता है, इसलिए कम्यूटेटर में डार्ट होता है, या कपलिंग लॉज होने से, या मिस अलाइनमेंट ऑफ मशीन, या ऑन बियरिंग। तो इसका आंसर होगा अगर कम्यूटेटर में डार्ट रहेगा तो क्या होगा ना, एक्सेसिव स्पार्किंग होगा। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।